जानकी जी भूख से परेशान हो रही थी। सुबह से बहू अंजलि ने उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। सुबह तो नाश्ते में आलू के पराठे बने थे, पर जानकी जी के लिए कहाँ बचने वाले थे, वह भी ख़त्म हो गए थे। इसलिए जानकी जी दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर अंजलि ने तो सुबह ही भरपेट नाश्ता कर लिया था, इसलिए वह दोपहर का खाना कहाँ बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही जानकी जी अंजलि के पास गई और बोली, बहू मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। जानकी जी का कहना सुनकर अंजलि मुँह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको तो भूख ही लगती रहती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊँगी। यह सुनकर जानकी जी का मन उदास हो गया। फिर जानकी जी धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूँ। अंजलि गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? क्यों इतना खर्चा करना? वैसे भी आपको इन सब से क्या करना, बस आपको तो मुफ्त की रोटियां तोड़नी होती है। कितना मुश्किल है इस महंगाई में घर चलाना। यह सब कहकर अंजलि किचन में गई और उसने फ्रीज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर जानकी जी के आगे रखकर बोली कि अभी तो यह खा लो, और परस लेकर अंजलि घर के बाहर चली गई। चावल फ्रीज में रखे थे, तब भी वह खराब हो गए थे, उससे गंदी बदबू आ रही थी। जानकी ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी बनाई और खाई। सब बर्तन घिस कर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। अंजलि ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह जानकी जी अपने रूम में बैठी थी, उतने में ही उनका बेटा महेश उधर आया और बोला, माँ आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, घर चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। उधर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्चा हुआ। माँ मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। जानकी जी बोली, बेटा तुझे जो ठीक लगे तू वही कर। उसके बाद महेश गला साफ करते हुए बोला, माँ तुम्हारा रूम खाली कर दो और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। जानकी जी चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूँगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊँगी? महेश बोला, माँ तू तो आंगन के टॉयलेट में भी जा सकती है, तू तो घर ही रहती है। जिसको हम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा चाहिए ना। वैसे भी यह रूम भी बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या ज़रूरत है? जानकी जी कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरिस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर महेश बोला, नहीं माँ वह रूम किराए पर नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि अंजलि के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। जानकी जी सब समझ गई थी कि बेटे को तो उसका ही रूम किराए पर देना है और अब यह निर्णय हो गया है। वैसे भी वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी, इसलिए महेश ने जो कहा उस पर जानकी जी ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उन्होंने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में जानकी जी का दम घुट रहा था, फिर भी वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी और बेचारी कर भी क्या सकती थी। बुढ़ापे ने उनको बेटे बहू पर आश्चर्य कर दिया था। नया किराएदार आया था, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम सचिन था, एक एनजीओ में काम करता था।
वह हर रोज़ अंजलि और महेश जानकी जी के साथ कैसा सलूक करते थे वह देखता था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे जानकी जी सचिन के साथ घुलने मिलने लगी। सचिन भी आते जाते जानकी जी का हाल चाल पूछ लिया करता था और उनका ख्याल रखता था, जिससे जानकी जी का भी मन लगा रहता। वैसे भी महेश और अंजलि को जानकी जी से कुछ लेना देना नहीं था। अंजलि बचा हुआ खाना उनकी थाली में रख जाती और बेटा तो उनकी तरफ देखता भी नहीं था। जानकी जी तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसे उस घर में रहती, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा भी तो नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी जानकी जी को बहुत रोना आता था। जानकी जी सचिन को अपने मन की बातें बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब महेश को उन्होंने घर खर्च में मदद किया कर ऐसा कहा। यह बातें महेश के मन को बहुत लगी। जब तक पति घर चला रहे थे महेश अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब उसको खुद से घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिखकर देते थे, पर महेश को तो पैसे बचाने थे, इसलिए महेश आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब महेश ने उनकी दवाइयाँ बंद कर दी थी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। जानकी जी बहुत घबरा गई और वह भाग के गई और रमेश के कमरे का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। उस पर रमेश बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। जानकी जी रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी भाफ दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग ही स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। महेश रोने का नाटक करने लगा। अंजलि तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसको वास्तव में ससुर चले गए इस बात पर बहुत दुख हो रहा था। सबसे ज़्यादा धक्का लगा सिर्फ जानकी जी को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। जानकी जी के आंखों से आंसू आ रहे थे और उनके होठ थर थर काँप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती कि अब ऐसे रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के आप दोनों जवाबदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाक्रम कर दिया गया। जानकी जी के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, महेश ने आज लापरवाही नहीं की होती तो मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद अंजलि और महेश का व्यवहार बहुत बदल गया था। जानकी जी को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती थी। एक दिन उनका किराएदार सचिन उनके पास आया और जानकी जी को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर जानकी जी के आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह जानकी जी अंजलि और महेश के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। जानकी जी का कहना सुनकर अंजलि बहुत खुश हो गई, जैसे उसके मन की ही बात बोल दी गई हो। महेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में जानकी जी उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली,
महेश, तुझे दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अंजलि, तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी सब बात सुन लो। और जानकी जी हंसकर बोली, यह बात सच है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर महेश और अंजलि दोनों ही चौंक गए। महेश और अंजलि एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि जानकी जी घर छोड़कर चली जाएंगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको जानकी जी की जवाबदारी नहीं लेनी पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा ही हो गया था। जानकी जी का कहना सुनकर महेश गुस्से से बोला, माँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। जानकी जी भी गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़ कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। महेश घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ, मुझे माफ़ कर दे। हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तुम इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ, थोड़ा सोच कर तो देख, हमारा क्या होगा? जानकी जी ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर जानकी जी अपने रूम में चली गई। महेश और अंजलि चुपचाप जानकी जी को जाते हुए देखते ही रह गए। जानकी जी ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। सचिन की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के बच्चों ने बूढ़े माँ बाप के साथ गैर व्यवहार किया तो बूढ़े माँ बाप भी कठोर निर्णय ले सकते हैं, जानकी जी की तरह ही। तो दोस्तों, आपको क्या लगा? जानकी जी ने सही किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।